हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी एंड दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सोल्यूशन वीडियो आप देख रहे हैं अब यहाँ से आज के क्वेश्चन सीरीज का। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और इससे थोड़ी देर पहले यानी कि 1 घंटे पहले अभी क्वेश्चन वीडियो जो है आप लोगों ने देखा होगा। आई होप आप सभी 10 के 10 क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर चुके होंगे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन जो है उस पर देखिए, आपको वो क्वेश्चन वीडियो का लिंक जो है वो मिल रहा होगा। तुरंत के तुरंत आप उस क्वेश्चन वीडियो को देख करके पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाद में सोल्यूशन वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब सोल्यूशन वीडियो का टाइम स्टैम्प आपको बता दूं, कमेंट सेक्शन में आपको पूरा टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं, टाइम स्टैम्प पे जाकर उसको क्लिक कर लीजिए, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा। अगर आप आंसर की देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ओपन कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर की वहीं से मिल जाएंगे आपको। पूरा कंप्लीट वीडियो का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अब यहां से एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आया हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर यूजुअली कैरीज अ डैश ऑफ द रेटेड करंट ऑफ द मशीन। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये आपका डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर की अगर ये मैं कंडीशन देखूं तो इस पर से एक चीज़ बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाती है। एक चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ से क्लियर होती है, और वो चीज़ ये है कि अगर आप इसमें सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से, है ना, ये आपका सपोज कर लीजिए जनरेटर का केस है। जनरेटर का अगर केस है तो बाहर आउटपुट दे रहा है, ये ईबी की जगह पे दिस विल बी ईजी, जनरेटेड ईएमएफ। ये बाहर आर्मेचर करंट आपको दे रहा है। शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो होती है इसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी हाई होती है, तो ऑब्वियसली लोड पर ही हमको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95% का आउटपुट आपको लोड साइड पर मिलता है। 5% के आसपास का आउटपुट, 5% का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शंट फील्ड की तरफ जाता है। न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं तो पॉइंट्स में उसकी वैल्यू रहती है 0.5, 0.25 इस तरीके से। लेकिन शंट फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं तो 200, 300 ऐसे इस तरीके की वैल्यू रहती है ओम्स में इसकी, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेंगे आगे चल के, जब आपके लिए BEE की सीरीज शुरू होगी क्रैश कोर्स की, तो उसके अंदर आपको और डिटेल में बताऊंगा कि ये वाइंडिंग में किस तरीके का अरेंजमेंट रखते हैं, कहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में हम थिक कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं रखते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर क्यों पतले गेज का कॉइल, पतला जो कॉइल है उसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसके बेसिक फंडामेंटल। तो फिलहाल अगर मैं देखूँ तो मुझे आउटपुट में देखिए आपको लिखा हुआ है द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर। फील्ड वाइंडिंग, इस फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा है, तो भाई ये 4-5% ही सिर्फ जो पूरे टोटल रेटेड करंट का 4 से 5% जो है केवल वही कैरी करता है, मतलब 2 से 5% के आसपास का आंसर आपका पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है। लेस देन 0.5% नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा, 90-95 आपको आउटपुट पर मिलता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ होता है कंप्लीट। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछा है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या था, दिस इज गिवन एज वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज इज गिवन एज द रेटेड ईएमएफ। क्या रेटेड ईएमएफ हमको रिक्वायर्ड रहता है क्या वहां पर? हमेशा हम लोग सबसे पहले नो लोड वोल्टेज की बात करते हैं, देन उसके बाद रेटेड ईएमएफ, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है उल्टा लिखा हुआ है। तो वी टेक नो लोड वोल्टेज माइनस रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, और मल्टीप्लाइड विथ 100 कर दीजिएगा टोटल को, तो यू विल गेट द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला फॉर दिस ऑल्टरनेटर। तो ये नो लोड वोल्टेज जिसको कि ई नॉट से यहाँ पर शो कर रहे हैं हम लोग, और रेटेड वोल्टेज जिसको वी से शो कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज वी इंटू 100, यही अपना आंसर है। ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? फर्स्ट में अपॉन ई नॉट कर दिया है ना, डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज कर दिया, इसलिए वो गलत है पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है ये सही दिखाई दे रहा है, दिस इज द राइट वन। और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई ई नॉट करके गलती कर दिया, यहाँ पर डिवाइडेड बाई वी तो किया लेकिन साइन बीच में प्लस का लगा करके गलती कर दिया, ठीक। क्वेश्चन क्लियर सभी को? मस्त से आसान से क्वेश्चन थे शुरुआत के। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द आर्मेचर रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ लैप वाउंड आर्मेचर हैविंग z नंबर ऑफ कंडक्टर्स ईच ऑफ लेंथ l, क्रॉस सेक्शन सबका a दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी रो दिया, और p जो है इसके नंबर ऑफ पोल्स दिया हुआ है। अब पूछा क्या है आपको? आपको ये पूछा है आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है इनकी वो कितने की होगी, इनका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को जरा नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं और वहां पर इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं और समझते हैं। हाँ जी,
ये रहा अपना सवाल। देखिए नॉर्मली रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्लॉट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना दिया हुआ है। देखिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमको Z दे रखा है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारा A होता है। तो अगर मैं देखूं कि हर एक पैरेलल पाथ में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Z बाई ए के फॉर्म में। ये हो सकता है ना भाई, दिस इज टोटल कंडक्टर्स एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, लिख सकते हैं। तो उससे मुझको पता चल जाएगा कि एक पैरेलल पाथ में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर जो हैं वो रिसाइड करते हैं। चलिए ठीक है, तो एक एक पैरेलल पाथ में इतने कंडक्टर्स हैं, ये तो हमको पता चल गया। तो अब मैं अगर रेजिस्टेंस निकालूं एक पैरेलल पाथ के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस फॉर वन पैरेलल पाथ, रेजिस्टेंस फॉर वन पैरेलल पाथ इज गिवन एज रो एल बाई ए इंटू जेड अपॉन ए। ये लिख सकता हूं मैं, है ना, रो एल अपॉन ए मल्टीप्लाइड विथ जितना भी एक पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर है उस पूरे का रेजिस्टेंस मिल जाएगा इससे। अब देखिए मुझको क्या पूछा, मुझको क्वेश्चन में पूछा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस विल बी गिवन एज रो एल बाई ए इंटू जेड अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई ए, होल डिवाइडेड बाई ए। आर्मेचर का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, एक पैरेलल पाथ के अवेलेबल सभी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ कितने पैरेलल पाथ हैं वो। ठीक है भाई, चलिए इसको डिवाइडेड बाई ए कर देते हैं और लैप वाइंडिंग की कंडीशन आखिरी में अप्लाई करेंगे, जो कि सवाल के अंदर बोला है। देखिए यहाँ पर बोला हुआ है, कहाँ पर बोला हुआ है, इस जगह पर। इसको भी अप्लाई करेंगे। फिलहाल इधर आते हैं। तो अब ये डेटा क्या हो जाएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, दिस विल बी रो एल बाई ए इंटू जेड अपॉन ए का स्क्वायर। ये ऊपर चला गया, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए का स्क्वायर हो गया। अब हमको पता है कि लैप वाइंडिंग की कंडीशन है, लैप और वेव फॉर्म पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग है तो एल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी। ये मैंने किसी और क्वेश्चन सेशन में भी आपको बताया था कि इसमें शॉर्टकट ये यूज करिएगा, एल ए पी, तो ए इक्वल टू पी है यहाँ पर। ठीक है, और वेव वाले में जस्ट अलग हो जाएगा कि ए इक्वल टू 2 हो जाता है फिक्स। तो ए इज इक्वल टू पी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स पुट कर दीजिए आप। यू विल गेट आर ए इज इक्वल टू रो एल बाई ए लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड विद जेड अपॉन पी का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है आपको, z अपॉन पी स्क्वायर। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, रो एल बाई ए इंटू जेड बाई पी स्क्वायर, एल बाई ए इंटू जेड, एल बाई ए इंटू जेड पी और एल बाई ए इंटू जेड पी स्क्वायर, जेड अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन ए जो था वो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ए ऑप्शन ये वाला, दिस वॉज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग सब पहुंच गए होंगे इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन पर। तो फिर हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। थर्ड क्वेश्चन इसी के साथ होता है कंप्लीट। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हम लोग और यहाँ से ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ दिया हुआ है। चौथा सवाल लिखता है कि 4 kVA का 400 बाई 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 per unit and the reactance of 0.06 per unit. Its actual resistance and reactance referred to HV side. खाली HV साइड से हमको मतलब है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, केवल और केवल आपको HV साइड से मतलब रखना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करें, चलिए देखते हैं। यहीं पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन एकदम जल्दी जल्दी से बनाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में पर यूनिट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.02 ohms, और वैसे ही पर यूनिट रिएक्टेंस भी दिया है, x पर यूनिट 0.06। एक्चुअल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, रेफर टू HV साइड, HV साइड है तो इस ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी और HV साइड की जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है और जो VA रेटिंग है वो कितनी है, 4 kVA यानी कि 4000 VA। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बेस इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे बाकी का डेटा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। भाई x अगर मुझे निकालना है और पर यूनिट में पूछा नहीं है, मतलब एक्चुअल, वैसे भी एक्चुअल ही पूछा, तो एक्चुअल रेजिस्टेंस और एक्चुअल रिएक्टेंस का फंडामेंटल क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आप लिखेंगे एक्चुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पर यूनिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ बेस लोड। ठीक है, तो अगर बेस इंपीडेंस, सॉरी बेस इंपीडेंस के फॉर्म में, ठीक, तो मैं उसके लिए पहले बेस इंपीडेंस निकाल लेता हूँ, जेड बेस। अब जेड बेस का फंडामेंटल क्या रहेगा, दिस इज गिवन एज वी अपॉन वी ए कैपेसिटी इसकी, वी की जगह पे बस थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा ये।
ठीक है, सो इट विल बी वी का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब हमको रेफर टू एच वी साइड बोला तो हम एच वी साइड की वोल्टेज से मतलब रखेंगे, बाकी से क्या है 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 4000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया, 40 बच गया आपके पास। तो Z बेस जो है वो कितना आ गया 40 ओम्स। अब जरा आप फाइंड कर लीजिए बाकी की चीज़ें, देखिए कितना आसानी से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला एक्चुअल रेजिस्टेंस, तो हमको पता है आर एक्चुअल इज इक्वल्स टू आर पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद जेड बेस। सो आर पर यूनिट कितना था 0.02 इंटू जेड बेस यानी 40, 4 2 ज़ा 8, नहीं 0.8 बचेगा क्योंकि 0.02 है ना, 0.8 बचेगा आपके पास ओम्स में। और वैसे ही एक्स एक्चुअल भी आप निकाल लीजिए, एक्स एक्चुअल इज इक्वल्स टू एक्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद जेड बेस। तो एक्चुअल रिएक्टेंस आपका इसके लिए पर यूनिट रिएक्टेंस 0.06 है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 0.06 इंटू जेड बेस आपका 50 था क्या, सॉरी 40 था, ओके जेड बेस वॉज 40, तो 4 6 24, तो 2.4 ओम्स, ये आपका एक्स एक्चुअल आएगा। वैसे तो काम आपका आधे से ही बन जाएगा कि आप खाली एक्चुअल रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए 0.8, तो उसका कोई और दूसरा डेटा है भी नहीं, तो यहाँ पर एक डेटा दिख रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंस का डेटा दिख रहा है, तो मतलब बी ऑप्शन जो है दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पीजीसीएल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस आप बढ़िया से देख करके जाइएगा, ऐसे सवाल आपको दिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। एसएससी जेई पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं। बीएआरसी के लिए ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा सूटेबल नहीं है, जो बीएआरसी के लेवल का कुछ एक आध क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये सब क्वेश्चंस कहाँ के लिए रिकमेंडेड है, ये सब क्वेश्चन जो है वो अभी जितने आप बनाए हैं 4 क्वेश्चन अभी तक, पीजीसीआईएल डीटी के पेपर के लिए पढ़ लीजिए ऐसे सवाल, एसएससी जेई 2023 पेपर 2 पढ़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, 3 मार्क्स में पूछ सकता है, चांसेस हैं 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, रेशियो इनका एकदम फिक्स्ड रहता है। ठीक है, कि भाई आपको 60% क्वेश्चन वो ऐसे देगा जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जो ऑलमोस्ट सबसे बनते हैं, फिर उसके बाद 40 उसके बाद फिर 30 10% ऐसे डिवीजन होता है इनका अलग अलग फॉर्म में। तो और एसएससी जेई 2024 के पेपर 1 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी रिकमेंडेड है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के लोग जो हैं वो इस सब क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो बच्चा बीएआरसी के एग्जामिनेशन को दिलाने वाला है, या जो इसरो का पेपर साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल का अगर दिलाने वाला है, वो ऐसे क्वेश्चंस पे ना अपना टाइम दे, वो और उससे अलग लेवल के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चंस बनाइए, तो वो भी डेडिकेटेड आएगा अलग सेशंस पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए आप कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और उसके लिए कौन से लेवल के क्वेश्चंस आपको बना करके जाने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है अल्फा इज द कॉर्डिंग एंगल इन द इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, बीआरसी वाले बना सकते हैं ये क्वेश्चंस को। ठीक है, फॉर द फंक्शनल फ्लक्स वेव ऑफ एन ऑल्टरनेटर इट्स पिच फैक्टर फॉर द nth हार्मोनिक विल बी इक्वल टू हाउ मच। ठीक ठीक है ठीक है, पिच फैक्टर फॉर nth हार्मोनिक आपको पूछा। सबसे पहले पिच फैक्टर का डिटेल जो है, बेस जो है उसको आप क्लियर कर लीजिए, पिच फैक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए हम लोग पोल पिच की बात करते हैं, और पोल पिच जो है वो 2 पोल्स का एडजेसेंट एंगल्स जो होता है इनके बीच का, वो आपको शो करता है। ठीक, अल्फा आपको दे दिया कॉर्डिंग एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बीच का अंतर शॉर्ट में आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री जो होता है, मैकेनिकली 360 ही डिग्री हो सकता है, उससे बाहर नहीं जाता वो, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। तो अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर इस कंडक्टर के लिए अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, देखिए ये कंडक्टर जब 2 पोल सेक्शंस के बीच में हो, ठीक, तो यहां से लेके जब दोबारा 2 पोल सेक्शन के बीच में आएगा तब तक का सेक्शन अगर मैं लूं, और मैं आपको पूछूं कि बताइए यहां पर मैकेनिकल डिग्री कितना है, तो आप देख के ही बता देंगे कि सर यहां मैकेनिकल डिग्री जो है थीटा एम, ये कितना है 90 डिग्री आपको दिख रहा है। अच्छा, इसी सेक्शन का इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, थीटा इलेक्ट्रिकल, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक पोल सेक्शन से जब दूसरे की तरफ जा रहा है तो 180 डिग्री का पिच एंगल जो है, या जो ओवरऑल जो एंगल है डिग्रीज में वो बनाएगा, तो ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल देगा। तो मतलब इस टाइप की मशीनों में थीटा इलेक्ट्रिकल विल बी ग्रेटर देन थीटा एम, लेकिन किस पर, 2 पोल से ऊपर वालों पर। लेस देन 2 पोल वाले जो मशीन, मतलब 2 पोल वाले जो मशीन है उस पर क्या होगा, इक्वल टू का साइन। क्यों, क्योंकि अगर 2 पोल मशीन है तो इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू मैकेनिकल एंगल हो जाता है। भाई अगर 2 ही पोल्स हैं
तो वहाँ तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना, जितना आपको मैकेनिकल एंगल दिखेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल डिग्री भी दिखेगा वहाँ पर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इनका, ठीक है। तो 4 पोल 6 पोल ऐसे वाले जो मशीन्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री हमेशा बड़ा हो जाता है। इसका एक फैक्टर होता है जिसके हिसाब से आप इसको निकालते हो, दैट इज गिवन एज थीटा ई इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ थीटा एम। अब ये जो m जो होता है, m को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज m? इट इज द पोल पेयर्स। इसको लिखने का एक और तरीका होता है जिसको लिखते हैं थीटा ई इज इक्वल टू पी बाई 2 टाइम्स ऑफ थीटा एम। ये ज़्यादा आसान हो जाता है कि भाई नंबर ऑफ पोल कितने हैं वो निकाल लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो क्योंकि वहाँ पर ना m जो होता है वो उनके पेयर्स की बात करता है। तो अगर 4 पोल है, आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर गलत आएगा आपका। 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 पोल्स हैं तो आप देखिए पेयर तो 2 ही बन रहे हैं ना, पेयर इज ओनली 2, तो आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे थीटा एम को, तब आपका आंसर आएगा। तो इस 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल आपको 180 मिलती है। मतलब जब एंगल्स के बारे में जब पढ़ेंगे, जब बनाएंगे क्वेश्चंस, तो यहाँ पर इस तरीके से चलता है। बट फिलहाल अभी क्वेश्चन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटाता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं पोल पिच से थोड़ा रिलेट करके बताता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम डीसी मशीन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर पोल पिच और से बराबर रखते हैं हम लोग कॉइल स्पैन को। मतलब देखो, जैसे यहाँ पर जब कॉइल स्पैन की बात होती है इस तरीके से, ठीक है, जब कॉइल स्पैन की हम लोग बात करते हैं तो ये जो स्पैन होता है इसको हमको पोल पिच के बराबर रखना होता है। इससे बेनिफिट रहता है, कॉइल स्पैन को अगर पोल पिच के बराबर आप मेंटेन करके रखोगे तो उस कंडीशन पे आपका जो ईएमएफ है या जो वोल्टेज है वो रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब एसी मशीन की बात आती है तो वहाँ पर कुछ एडवांटेज भी जुड़ जाते हैं साथ में। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है? जैसे अगर सपोज कर लो कि कॉइल स्पैन को आप कम कर देते हो, ठीक है, अगर कॉइल स्पैन को हम लेस देन पोल पिच कर देते हैं तो उसमें एक फ़ायदा भी आता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि आपका वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ जो है दैट विल रिड्यूस। लेकिन एक फ़ायदा भी आता है। क्या फ़ायदा आता है कि इससे आप नेचुरली हार्मोनिक्स को रिमूव कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो, पूरा एलिमिनेट भी हो जाता है, ठीक है। तो वो जो रिडक्शन फैक्टर होता है उसी को हम लोग पिच फैक्टर के फॉर्म में बताते हैं, जो एनथ हार्मोनिक एनथ रेंज का जो हार्मोनिक होता है उसको रिड्यूस करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। फ़ायदा अच्छा ये, और ये दोनों कंडीशन पे है कि अगर आप कॉइल स्पैन को पोल पिच से बड़ा कर दोगे तो भी यही फ़ायदा रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई नया एडवांटेज जुड़ जाएगा वहाँ पे, है ना। कॉइल स्पैन को अगर आप इंक्रीज भी कर देंगे, पोल पिच से ज़्यादा भी कर देंगे, तो भी एडवांटेज वही रहेगा कि आप एनथ रेंज के हार्मोनिक को रिमूव कर सकते हो उस पर से। लेकिन और डिसएडवांटेज भी वही रहेगा कि आपका वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा उस पर। तो चाहे एक्सपैंड करो चाहे रिड्यूस करो, दोनों में फ़ायदा एक ही मिल रहा है। लेकिन नुकसान क्या मिल रहा है? अगर आप कॉइल स्पैन को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कंडक्टर ज़्यादा खर्च होगा आपका। क्यों अननेसेसरीली? आप फ़ायदा तो उतना ही मिल रहा है ना, उससे कोई ऐसा तो नहीं है कि एडिशनल नया बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप इसके स्पैन को बढ़ाने से ज़्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा बिलीव करो, मतलब उसको कम करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा एसी मशीन्स की तुलना में। चलिए, ये तो हो गई इसकी थ्योरी, ये तो उसका बेसिक्स हो गया। अब वो किस फैक्टर से एनथ हार्मोनिक को कम करेगा या बढ़ाएगा, या क्या उसका पिच फैक्टर रहेगा, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो पिच फैक्टर को केपी से हम लोग शो करते हैं, दैट इज गिवन एज कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। दिस पिच फैक्टर इज गिवन एज केपी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2, ठीक है। ईएमएफ जिस फैक्टर से रिड्यूस होता है, बेसिकली पिच फैक्टर यहाँ पर ये बताता है कि ईएमएफ इसी फैक्टर के आधार पर घट रहा है। अगर आप कॉइल स्पैन और कॉइल स्पैन को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो ईएमएफ जो घटेगा वो इसी फैक्टर के आधार पे घटेगा। अब बात करना है मुझे एनथ हार्मोनिक्स का। तो मैं अगर एनथ हार्मोनिक्स को इंट्रोड्यूस करूं तो के पी ऑफ एन अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल बिकम कॉस ऑफ एन अल्फा बाई 2, कॉस ऑफ एन अल्फा बाई 2। तो अब जिस भी रेंज का मेरा हार्मोनिक्स है, जैसे सपोज कर लो, अच्छा यहाँ तो एनथ ही बोला हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी 5 7 3 ऐसा कुछ भी दिया रहता है तो उसकी वैल्यू पुट करके आप इससे निकाल सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल तो अब यही फॉर्मूला है अपना। तो कॉस ऑफ एन अल्फा बाई 2 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, और सब डिफरेंट डिफरेंट जो इसके अंदर जो फैक्टर्स आते हैं, एक क्वेश्चन और आएगा फैक्टर्स का, आपने क्वेश्चन सेशन में देखा होगा, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। तो ये पॉइंट आपको क्लियर, पिच फैक्टर। चलिए, डिटेल सेशन आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स के फॉर्म में बेसिक इलेक्ट्रिकल का, मशीन का, इन सब सब्जेक्ट का आएगा, तो और डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी फैक्टर्स को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे चल के इस चैनल पर ये सभी डिटेल क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए, डिटेल सेशंस। फिलहाल हम लोग पहुंच गए छठे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या बता रहा है। बहुत बड़ा सा भारी भरकम सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये तो लिखा हुआ है 2 जनरेटर ईच ऑफ कैपेसिटी 10 MVA एंड रिएक्टेंस 5% आर फीडिंग अ कॉमन बस बार। अच्छा, द ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस 2.5% इज कनेक्टेड
विथ द बस बार टू द ट्रांसमिट द पावर टू द कंज्यूमर एंड। ठीक है, समझ गया मैं इसका। चलिए देखते हैं सीन क्या है। देखिए आपको यहाँ पर दो सिचुएशन दिया हुआ है, आपको दो जनरेटर दिया है। जनरेटर G1 10 MVA का है और इसकी परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो आपको दी हुई है 5%। ठीक। सिमिलरली जनरेटर G2 दिया हुआ है आपको, ये भी 10 MVA का है और इसकी भी परसेंटेज रिएक्टेंस उतनी है, यानी 5% है। ठीक। अब ये दो जनरेटर कर क्या रहे हैं? तो भाई देखिए ये दोनों के दोनों जनरेटर का काम ये है, अच्छा ये दोनों के दोनों जनरेटर्स का वर्क क्या है? देखिए ये दोनों जनरेटर मिल करके एक कॉमन बस बार को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जनरेटर मिल करके एक कॉमन बस बार को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, सपोज कर लीजिए यहाँ से एक कॉमन बस बार है। ठीक है, वैसे ये भी इस कॉमन बस बार को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। चलिए कनेक्शन बना देते हैं इनका, लाइक दिस, ऐसा कुछ। समझ गए यहाँ तक का पॉइंट? तो ये आपको सिचुएशन दे रखा है। अब बोलता है कि यहाँ से कंज्यूमर एंड पर भेजने के लिए हम लोग जो जिस लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस लाइन से भी कुछ हमको रिएक्टेंस मिल रहा है। यहाँ से इसको जब कंज्यूमर एंड पर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, इसको बस ऐसे ही जनरल ऐसे ही डायग्राम से समझिएगा। तो इस पर क्या मिल रहा है हमको? 10 MV हो गया, रिएक्टेंस हो गया। देखिए ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस आपको 2.5% दे रहा है, इज कनेक्टेड विद द बस बार टू ट्रांसमिट द पावर टू द कंज्यूमर एंड। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस हो गया, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का हो गया 2.5%। ठीक। अब इसके बाद आपको बोलता है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच जनरेटर टू द थ्री फेज फॉल्ट की कंडीशन दी हुई है। आपको अगर याद होगा थ्री फेज फॉल्ट का कंडीशन, तो बेस MVA अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस इंटू 100 के फॉर्म में, परसेंटेज में हम लोग उसको बताते हैं। कैसे बताते हैं? बेस MVA डिवाइडेड बाई परसेंटेज रिएक्टेंस टोटल पूरे 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 पोर्शन का इंटू 100। तो ये इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको फॉल्ट MVA का डेटा मिल जाएगा, फॉल्ट MVA। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको बाकी सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करनी ज़रूरी है। ठीक, कि कौन कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले देखिए बेस MVA यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए 100। ठीक है, बेस MVA हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले तो 100 का। ध्यान से देखिएगा डेटा, अभी इसका सोल्यूशन मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। तो अज्यूमिंग द बेस MVA इक्वल टू 100। ठीक है, बेस MVA जो है 100 है। अब परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो जरा मैं फाइंड कर लूँ सब जगह का। परसेंटेज रिएक्टेंस का पार्ट जो है वो जरा मैं फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ फर्स्ट केस, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर ए, ऐसा लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा उस x1 और इसके बीच में। तो परसेंटेज रिएक्टेंस इस फर्स्ट कंडीशन का हम लोग अगर फाइंड करें तो दिस विल बी गिवन एज परसेंटेज रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड विथ बेस MVA अपॉन द जनरेटर कैपेसिटी, चलिए कैलकुलेट करते हैं इससे। तो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ए इज गिवन एज, फर्स्ट वाले में कितना दिया हुआ है? 5%। बेस MVA हम लोगों ने लिया 100 और जनरेटर कैपेसिटी कितनी है? 10 MVA का, तो ये हो गया 50% XA की वैल्यू आ गई आपके पास, रिएक्टेंस A फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस इसी के साथ कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए ऐसे ही दूसरे जनरेटर के लिए भी आप निकालेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि वैल्यू सेम ही है। परसेंटेज रिएक्टेंस फॉर B इज ऑल्सो 50%। ठीक है, इसको भी 50% मार्क कर लीजिए। अब ऐसे ही मैं जरा ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी निकाल लूँ, तो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन एज, यहाँ 5 की जगह पे 2.5 रख दीजिएगा, बाकी सारा कुछ डेटा तो सेम ही है, इंटू 100 अपॉन 10। तो दिस डेटा इज 25%। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस तीनों जगह की आ गई है, जनरेटर 1, जनरेटर 2 और ट्रांसमिशन लाइन।
टोटल रिएक्टेंस जो है वो मैं निकाल लेता हूँ मेरे फॉर्मूले के लिए। तो भाई मेरे पास टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस कितना होगा, परसेंटेज रिएक्टेंस टोटल, परसेंटेज रिएक्टेंस टोटल, ठीक है, कितना हो गया 50 50 100 और 25 यानी कि 125%। अब बोलिए फॉल्ट की कंडीशन, फॉल्ट की कंडीशन को मैं कैसे लिखूंगा, बेस एमवीए डिवाइडेड बाई मेरा टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू, तो भाई बेस एमवीए कितना था 100 लिया था हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई 125 यहाँ पर, और इनटू 100 कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज के फॉर्म में ये पूरा डेटा इसका मिल जाएगा, या एमवीए के फॉर्म में पूरा का पूरा डेटा जो है वो मिल जाएगा। हमको यही पूछा ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच जनरेटर टू द 3 फेज फॉल्ट, ईच जनरेटर, एक जनरेटर का कितना कंट्रीब्यूशन है इस 3 फेज फॉल्ट में, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 125 और 100 और 100 दो बार, तो देखिए 12.5 जो होता है का 8 टाइम्स करता हूँ मैं तो 100 आ जाता है, तो यहाँ 200 है, तो यहाँ 8 टाइम्स और एक 0 यानी कि 80 MVA जो है, दिस शुड बी माई आंसर। 80 MVA अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होगा यही आंसर आएगा आपका, टू बी एग्जैक्ट पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, दिस इज आवर आंसर 80 MVA। तो क्वेश्चन समझ गए किस फॉर्म में दिया हुआ है, बेसिक डेटा है, फॉर्मूला बस आपको समझना है, पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा आपसे, क्लियर। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हो गए हमारे 6 क्वेश्चन, लेट अस टेक द 7th क्वेश्चन। 7वां सवाल जो है वो अब आ रहा है यहाँ से, इसको मस्त तरीके से हमको सॉल्व करना है। आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर में रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट टू द फुल लोड करंट दिया हुआ है, और वैसे स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो दे दिया है, और मुझसे पूछा है यहाँ से स्लिप, परसेंटेज स्लिप ऑफ द फुल लोड पूछा है। तो बहुत ही बढ़िया सा है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाई आई फुल लोड करंट, ठीक, कितना है 12.56, और वैसे ही टाउ स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई टाउ फुल लोड, ये कितना दिया हुआ है 1.6, ठीक। मुझसे क्या पूछा, स्लिप पूछा, स्लिप परसेंट, ठीक है, ये भी बड़ा आसान है। देखिए हमको पता है टाउ इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर स्लिप, तो मतलब स्लिप इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आई का स्क्वायर, इनके रेशियो का, रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, इनको एक्सप्रेस कर देंगे। तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ 12.56, ये रेशियो है कि टाउ स्टार्टिंग अपॉन टाउ फुल लोड के फॉर्म में, तो 12.56 नहीं होगा ऊपर, ऊपर होगा 1.6 डिवाइडेड बाई 12.56 का स्क्वायर, तो स्लिप एस की वैल्यू जो है इसी से आपको मिल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 0.010, ऐसा कुछ दिखेगा मुझे यहाँ से, ठीक है। 16 और 1256, हाँ ठीक है, तो इसी रेंज पर आएगा, 1256 के 2 हैं तो 0.01 के आसपास। अब परसेंटेज स्लिप बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0 यानी कि हो जाएगा 1, 1% जो है ये हमारा आंसर है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एकदम मस्त बढ़िया आसान सा सवाल था। 7वां क्वेश्चन एकदम क्विकली आपसे सॉल्व हो जाएगा। 3 फेज का कंडीशन आपको दिया था, 3 फेज IM का केस था, हमको कुछ नहीं दिया, बस यहाँ से सीधे सीधे स्टार्टिंग करंट और फुल लोड के करंट का रेशियो दे दिया, और वैसे स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड के टॉर्क का रेशियो दे दिया, तो हमको डिटेल में जाना ही नहीं, हम सीधे सीधे इसी फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हो रहा है अब यहाँ से, 8वां सवाल जो है इस पर हम लोग पहुँच रहे हैं अब। लिखा हुआ है 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज अ रोटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है, कितने आरपीएम पे डेवलप हो रही है वो, और रोटर रिएक्टेंस और स्लिप पूछा है आपको, ठीक है, रोटर रिएक्टेंस और स्लिप पूछा हुआ है हमको, है ना। चलिए देखते हैं, इसको भी हो सके तो शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो रोटर रिएक्टेंस और स्लिप, स्लिप का फॉर्मूला क्या है, स्लिप इज इक्वल्स टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। NS निकाल सकते हैं क्या, सिंक्रोनस स्पीड हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो NS इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P, तो दिस इज इक्वल्स टू 120 इंटू 50 डिवाइड बाई पोल्स कितने हैं 6, 6 2 12, वही 1000 आएगा, फिक्स डेटा है, ठीक है। NR की वैल्यू 875 दे रखा है आपको, S निकाल लो, 1000 माइनस 875 डिवाइडेड बाई 1000, ये डेटा कितना आ रहा है 1000, 875, 800 900 1000 2, और डिवाइडेड बाई 1000 तो 225 के आसपास ये हो गया। तो S की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, डिवाइड बाई 1000 है ना, तो और छोटी वैल्यू है बाई 4, तो 0.125 जो है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर स्लिप, 0.125। ऐसा दो जगह पे है, A पर भी है और D पर भी है, तो मतलब आपको मैक्सिमम टॉर्क जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। मैक्सिमम टॉर्क जो है, या जो मैक्सिमम, सॉरी
रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। चलो तब तो और इजी कर दिया रोटर रिएक्टेंस पूछ के। तो भाई रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा यहाँ से, एक्स आर इज इक्वल्स टू, देखिए रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है क्या कहीं पे, हैज़ द रोटर रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया, और स्लिप मैंने निकाल लिया। तो रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लिप, डिवाइडेड बाय स्लिप, सो दिस वैल्यू इज कितना दिया हुआ है 0.25 अपॉन 0.125। इससे जो भी आंसर आता है वही आपका आंसर होगा। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 12 टू ज़ा 24, 12.5 और ऊपर 25 है तो 2 गुने में होता है, 2 टाइम्स में ऐसा होता है। पॉइंट पॉइंट बराबर बराबर है तो 2 आना चाहिए इसका आंसर, 1 तो नहीं आएगा, 2 ही आएगा। एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, मतलब ए ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही होगा। ठीक है, तो दिस वैल्यू शुड बी इट। देखिए एकदम सीधा सीधा डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले से ही पूरा सॉल्व हो रहा है अपना क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। एन आर्मेचर ऑफ 3 फेज ऑल्टरनेटर, 90 स्लॉट्स है, 6 पोल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसी की मैं बात कर रहा था कि फैक्टर बेस्ड और क्वेश्चंस आपके अभी आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आपको फाइंड करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिख लीजिए कहीं पर। ठीक, चलिए देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है के ऑफ डी इज इक्वल्स टू साइन एन अल्फा बाई 2 अपॉन एन साइन अल्फा बाई 2। दिस इज द वैल्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको अभी भूलिएगा मत। ठीक है, अभी मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ कि एन क्या है, अल्फा क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, साइन एन अल्फा बाई 2 अपॉन एन साइन टाइम एन साइन अल्फा टाइम्स बाई 2। ठीक, अल्फा क्या चीज़ है यहाँ पर, अल्फा सोच के बताइए हम यहाँ पर किसको डिनोट कर रहे हैं अल्फा से, व्हाट इज अल्फा। अल्फा जो होता है दैट इज आवर स्लॉट एंगल, जो स्लॉट्स जो बने हुए हैं आपके पास उनके एंगल्स की बात कर रहा है। ठीक है, सो अल्फा इज आवर स्लॉट एंगल। अच्छा, एन क्या चीज़ है बताइए, एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। एन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, या फिर पर पोल पर फेज। सिर्फ पर पोल नहीं होगा, अगर पर पोल पुट कर देंगे आंसर गलत आ जाएगा। यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, इट इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, साथ में पर फेज भी करिएगा क्योंकि आपको 3 फेज मशीन के बारे में बात करके बोल रहा है। अगर आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, पर फेज को हटा दिए और नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल लिख दिए, उसका कैलकुलेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डेटा ही अलग आ जाएगा आपका, पूरा पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक डेटा अगर आपको समझ में आ गया तो बस उतनी वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये डेटा, देखिए सबसे पहले तो एक काम करिए, स्लॉट एंगल निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए कि क्या होता है। भाई स्लॉट एंगल अल्फा जो है ये कैसे निकलता है, स्लॉट एंगल अल्फा जो है इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। तो भाई टोटल एंगल हमारे पास कितना है, जो स्लॉट का सेक्शन है उसके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल है हमारे पास, एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। अब देखिए यहां मैं फेज की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एक पोल में कितने स्लॉट्स वहां पर आ रहे हैं। जैसे अगर अगर सपोज कर लीजिए मशीन का एक पोल का ऐसे सेक्शन है, तो इसमें यहां पर कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, या कितने ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे कितने स्लॉट्स यहां पर आ रहे हैं, मुझे उससे मतलब है। ठीक है, कितने स्लॉट्स कितने पैरेलल पाथ्स हैं पर पोल। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो आपको 180 डिग्री तो ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल इज गिवन एज, देखिए टोटल 90 स्लॉट्स है और पोल कितने हैं, 6 पोल में बटा हुआ है पूरा मशीन में। तो आप इसको सीधे सीधे 90/6 कर दीजिए ना, 6 1 जा 6, 7 8 9 30, 6 5 जा 30। ये 15 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 16 17 30, 5 6 जा 30, 12 12 3 जा 36। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास यानी स्लॉट एंगल कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया यहाँ से। ठीक, बस अब आपको एन फाइंड करना है। व्हाट इज एन, तो एन जो है हमारा वो क्या चीज़ है, एन मैंने आपको पहले ही बताया
कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल ये आपने निकाल लिया 15, और पर फेज है तो 3 फेज का सिस्टम है तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा आपको। तो दिस इज इक्वल्स टू 15/3, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो एक्चुअल में n 5 है। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो आप n में 15 पुट कर बैठेंगे और पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यही एक की पॉइंट होता है जहाँ पे आपको नोटिस करना होता है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। बस छोटा सा एक पॉइंट है जहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिए तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाता है। चलिए ठीक है, तो अब सारा डेटा आ चुका है, पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो के डी इज इक्वल्स टू साइन n का मतलब हो गया 5 इंटू अल्फा बाई 2, अल्फा का मतलब हो गया 12, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 होल अपॉन n साइन अल्फा बाई 2। तो इससे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास के डी की, कितनी आ जाएगी, साइन ऑफ कितना आ गया 12 5 60/2, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, और यहाँ पर आ गया 5 इंटू साइन 6 डिग्रीज, 5 इंटू साइन 6 और इधर से साइन 30, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.9 के आसपास, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, स्लाइटली छोटी, तो 0.9 समथिंग कुछ आएगा। तो ये डेटा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज माई आंसर ऑप्शन डी। आई होप इस क्वेश्चन का बेसिक क्रक्स आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना था। सबसे पहला काम ऐसे केसेस में, देखिए पूरे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो मशीन के इन क्वेश्चंस में सबसे पहला काम ये करिएगा कि अपना की फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा कि आपका सर्किट एट द एंड बनेगा किस फॉर्मूले से, ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपने पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिख दिया, अब इसमें क्या क्या मिसिंग डेटा है उसको कैलकुलेट करने में एफर्ट डालिए, बस और कुछ नहीं है। एक ही इसका मूल बेसिक तरीका जो है वो ये होता है, ठीक है, बन जाएगा सभी से। अब पहुंचते हैं हम लोग जल्दी से अपने आखिरी सवाल पर। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटर द कॉइल शुड बी पिच्ड बाय हाउ मच एंगल। कॉइल को जब पिच करेंगे तो कितने एंगल से पिच करेंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट एंगल बेसिकली आपको बताना है कि कॉइल को आप आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे लेकर के जा रहे हैं स्पैन से। वो जो क्वेश्चन हम लोग कुछ देर पहले 5वां सवाल जो देखे थे उसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो बस आपको वो डिस्प्लेसमेंट एंगल पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एंगल जिसको कि हम लोग बीटा से शो करते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय इस कंडीशन पर। वैसे आपको यहाँ पर क्या देना चाहिए था इसको पता है, इसको स्लॉट्स पर पोल जो है वो बता देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 180 डिग्री डिवाइड बाई स्लॉट्स पर पोल के फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं, बट फिफ्थ हार्मोनिक बोला हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 3 ज़ा 15, 30 5 6 ज़ा 30, 36 डिग्री शुड बी द आंसर, बिना कोई कन्फ्यूजन के, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ हार्मोनिक एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 60 हर्ट्ज की है तो फिफ्थ हार्मोनिक आपको 300 हर्ट्ज का मिलेगा। कैसे मिलेगा 300 हर्ट्ज का, देखिए अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 60 हर्ट्ज की है तो इस पूरे पोर्शन को देखिए, इसके एक हाफ साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, ये आपकी एक वेव बन रही है, ये आपकी सेकेंड वेव बन रही है और इसकी हाफ वेव बन रही है, ठीक। तो हर एक वेव में 2 अलग अलग पल्सेस के फॉर्म में हमको दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ हार्मोनिक है, 5 कंपोनेंट के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट जो है वो कितने या कितना आउटपुट जो है वो क्रिएट कर रहा होगा वो आप समझ लीजिए उससे। हर एक जो वेव है वो कितना आउटपुट क्रिएट कर रही होगी, है ना। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने आउटपुट के फॉर्म में होगी। तो 60, फिर यहाँ पर फिर से 60, देखिए एक वेव 60 का, फिर दूसरा वेव 60 का और अगला हाफ, तो ये 60 हर्ट्ज और हाफ यानी कि 30 हर्ट्ज, कितना आ गया टोटल, ये आधे वेव में हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, 60 60 120 और 30 दैट इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इतना तो हाफ वेव में हो रहा है, अगली हाफ अभी सेम फिर से रिपीट होगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एग्जैक्टली 300 हर्ट्ज मुझे मिल जाएगा यहाँ से। तो मतलब ये एग्जाम्पल है, ये इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का जो हार्मोनिक का कंडीशन था उसको यहाँ समझाने के लिए मैंने बताया कि फंडामेंटल वेव से कंपेयर करके कैसे हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। 36 डिग्रीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन, और इसके साथ आज के इलेक्ट्रिकल मशीन के सीरीज का होता है कंप्लीशन। आई होप क्वेश्चन वीडियो आप लोग देख करके ही यहाँ पर आए होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन वीडियो देखिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर यहाँ के आंसर्स को और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो कोई फायदा है। सीधे सीधे आंसर और एक्सप्लेनेशन अगर देख लेंगे तो आपका एफर्ट नहीं रहेगा, और आपका एफर्ट इसमें होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे अगले सेशन पर विथ न्यू सब्जेक्ट न्यू क्वेश्चंस। अगले 10 क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।
पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर अभी आप क्लिक कर सकते हैं। अभी नया इधर या इधर किसी एक तरफ अभी एक नया लिंक जो है आपको दिख रहा होगा, नया टैब खुल जाएगा, उससे आपको पिछला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन टुडे। जय हिंद।